अलग टाइप का 2-3 अलग टाइप के सवाल हम आपको कराएंगे और ये टाइप को याद रखना कि किस तरीके से सॉल्व करना है। प्योरली स्टोइकोमेट्री बेस्ड, जो मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसी के बेस्ड। व्हेन कैपिटल ए रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ बी, व्हेन कैपिटल ए व्हेन कैपिटल ए रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ बी, व्हेन कैपिटल ए रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ बी to form C and D, according to 2A plus B, it is giving 3C plus 2D. According to the reaction this 2A plus B giving 3C plus 2D, और B कितना लिया गया है? excess में। When capital A is reacted with excess of B to form C and D, what is the minimum amount of A? What is the minimum amount of A? What is the minimum amount of A required? What is the minimum amount of A required if at least 2 gram of C and D, if at least 2 gram of C and D are produced respectively? If at least 2 gram of C and D are produced respectively. Okay, molecular weight, A का molecular weight 30, B का molecular weight 40, C का molecular weight 20 और D का molecular weight 40. सवाल को समझो। सवाल है तो प्योरली मोल कंसेप्ट स्टोइकोमेट्री का। आपको बताना है कि ए का कितना मिनिमम अमाउंट लेना पड़ेगा ताकि सी और डी कम से कम 2-2 ग्राम बने। कम से कम एटलीस्ट 2 ग्राम ऑफ सी एंड एटलीस्ट 2 ग्राम ऑफ डी आर प्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली। तो जब एटलीस्ट मास दे दिया तो वो मास तो कम से कम बनना है, उससे ज्यादा ही बन सकता है। तो ए का मिनिमम अमाउंट बताना है जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और हम लोगों को कम से कम 2 ग्राम सी और कम से कम 2 ग्राम डी मिले। तो सवाल को सॉल्व करने का तरीका ध्यान रखना। सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करो। कैसे? ऐसे ध्यान रखो, 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्शन, देखो बी तो एक्सेस में है तो बी के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है। 2 मोल ए अगर कंप्लीट रिएक्ट करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 मोल्स ऑफ सी का प्रोडक्शन होगा। 3 मोल्स ऑफ सी विल गेट फॉर्म। When 1 mole of A will react, we will get 3/2 moles of C. 3/2 moles of C. 3/2 moles of C का मतलब 3/2 multiplied by molecular weight, that is 20, that is 30 ग्राम of C. 1 मोल A अगर रिएक्ट करेगा तो 30 ग्राम C बनता है। ये पता कर लिए। अब फिर से हम 1 मोल A के लिए निकालेंगे कि कितना D बनेगा। तो A और D में क्या रिलेशन है? 2:2। वी कैन राइट 2 मोल्स ऑफ A when react we get 2 moles of D formed, है कि नहीं? तो 1 mole of A will react to produce 1 mole of D formed। बोल सकते 1 मोल A 1 मोल ही D देगा और 1 मोल D का मतलब कितना हो गया? उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 40 ग्राम ऑफ D। ठीक। अगर 1 मोल A रिएक्ट करता है तो 30 ग्राम C मिलता है और 40 ग्राम D मिलता है। तो इसमें मिनिमम वेट किसका मिला? C का मिला। यस और नो? इसमें मिनिमम किसका मिला? C का मिला। 30 ग्राम मिनिमम ऑफ C है, 40 ग्राम ज्यादा है, 30 ग्राम C है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए 2 ग्राम के लिए हम A निकालेंगे।
30 ग्राम 1 मोल से बनता है ना, तो 2 ग्राम कितने मोल से बनेगा वो निकाल लिए और वही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब ये 2 ग्राम बनेगा ना तो ये 2 से ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि ये 30 ग्राम बनता है तो ये 40 ग्राम बनता है। तो जब ये 2 ग्राम बनेगा मिनिमम, तो ये 2 से थोड़ा ज्यादा ही बनेगा। लेकिन ऐसे सोचो, अगर ये 2 ग्राम बना तो ये 2 से कम बन जाएगा, क्योंकि जब ये 40 ग्राम बनता है तो ये 30 ग्राम बनता है। तो जब ये 2 ग्राम बनेगा तो ये 2 से कम हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है सवाल में? एटलीस्ट कम से कम 2 ग्राम दोनों बनने चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो अगर हम D का 2 ग्राम के लिए निकाल लिए A का क्वांटिटी, तो जब ये 2 ग्राम बनेगा तो ये 2 से कम हो जाएगा ना यार, समझ में आ रहा? लेकिन ये जब 2 ग्राम बनेगा तो ये 2 से ज्यादा रहेगा। तो एटलीस्ट का कंडीशन हम किस पे लगाएं? C पे लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो 30 ग्राम ऑफ C गेट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल A का वेट कितना है? 30 ग्राम। 30 ग्राम ऑफ C 1 मोल A से बनता है। 30 ग्राम ऑफ C 1 मोल A से बनता है। 1 मोल A का वेट कितना होगा? 30 ग्राम, क्योंकि उसका एटॉम मॉलिक्यूलर वेट 30 है। तो यहीं पे निकाल लो, 2 ग्राम C जब बनेगा तो कितना चाहिए यहां पे? 2 ग्राम A। और यही आंसर है कि अगर हम 2 ग्राम A लेंगे ना तो 2 ग्राम C बनेगा और 2 से थोड़ा ज्यादा B बनेगा। तो यही 2 ग्राम क्या हो गया? आंसर हो गया। तुम सही बोले। समझ में आया ये सवाल? जब एटलीस्ट का क्वांटिटी दे दे तो कैसे चेक करना है? क्लियर? क्लियर? अगला सवाल लिखिए। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैसे होता है? देखो, अमोनिया से 4NH3 5O2 के साथ रिएक्ट करके 4NO और 6H2O बनाता है। जो NO बना वो NO को हम लोग ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज करके NO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद वो NO2 को हम लोग वाटर ट्रीटमेंट करके HNO3 बनाते हैं और साथ में NO भी बनता है। लाइक दिस HNO3 गेट्स फॉर्म। लेकिन इंडस्ट्री में पाया गया कि पहला जो रिएक्शन है वो 69% एफिशिएंट है, परसेंट यील्ड 69%। दूसरा रिएक्शन जो है वो 60% यील्ड देता है और तीसरा रिएक्शन जो है ये 80% यील्ड देता है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1260 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऐसा सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए। तो ऐसे सवालों में हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आना, नीचे से ऊपर जाओगी तो कंफ्यूजन थोड़ा होगा, हालांकि सॉल्व तो हो सकता है। सबसे पहले 1260 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना मोल हो गया? नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 48 प्लस 14 प्लस 1 8 4 12 13 3 1 4 5 6 63। मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रिक एसिड का कितना हो गया? 63। तो कितना मोल्स हो गया ये? 20 मोल्स। हमें 20 मोल्स नाइट्रिक एसिड बनाना है। यहां पे 20 मोल्स नाइट्रिक एसिड बनना चाहिए और पूछ रहा है कि कितना ग्राम अमोनिया लेना पड़ेगा। लेट x ग्राम, ऊपर से नीचे आना, परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हुए, और बाकी इक्वेट कर देंगे 20 को। x ग्राम मतलब कि x डिवाइडेड बाई 17 इज द मोल्स ऑफ अमोनिया। 4 मोल। अब देखो सेकेंड रिएक्शन में कौन इस्तेमाल हो रहा है? NO। तो NO का क्वांटिटी निकालो। 4 मोल NO देता है, तो x by 17 मोल विल गिव x by 17 मोल, बट द रिएक्शन इज 69% एफिशिएंट। तो यहां कितना मिलेगा?
0.69 इंटू एक्स अपॉन 17। सबको समझ में आ रहा क्या लिखे हम? 69% ऑफ द मैक्सिमम क्वांटिटी हमको मिला। अब यही इस्तेमाल होगा यहां पर, NO2 बना, फिर NO2 का इस्तेमाल यहां पर। ये 0.69 x अपॉन 17 मोल्स ऑफ NO, 2 मोल देता है, तो इतना मोल इतना ही मोल देगा। लेकिन रिएक्शन क्या है? 60% एफिशिएंट, तो 0.6 इंटू कहां पे? यहां 2 मोल है, उससे क्या मतलब? वो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर यहां पे 10 मोल लेंगे तो ये 10 मोल मिलेगा कि नहीं? तो 10 मोल मिला तो यहां आपके लिए भी तो 10 मोल ही होगा कि ज्यादा कर दें? वो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्लियर? तो 0.6 इंटू 0.69 एक्स अपॉन 17, सबको समझ में आ रहा? इतना मोल मिलेगा NO2 का। अब वही NO2 यहां के लिए रिएक्शन में आया, कितना आया? 0.6 इंटू 0.69 एक्स अपॉन 17, 3 मोल 2 मोल देता है, तो 1 मोल 2/3 मोल देगा। इतना मोल 2/3 इंटू 0.6 इंटू 0.69 एक्स अपॉन 17, इतना मिलना चाहिए था। लेकिन ये रिएक्शन 80% एफिशिएंट है। मल्टीप्लाइड बाई 80/100 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, इतना मोल नाइट्रिक एसिड मिलेगा। और ये इतना मोल किसके बराबर होना चाहिए? 20 के बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व करके x निकालो, x इज द आंसर। क्लियर एवरीवन? क्लियर? अब देखो, रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसलिए मैं इसको अलग से डिस्कस कर रहा हूं। कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, फाइन। अब देख क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है रिएक्शन का। कार्बन कैन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस्ड, यस और नो? The same carbon can burn in oxygen to form carbon monoxide, 2C plus O2 giving 2CO. क्लियर? साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि अगर कार्बन मोनोक्साइड को ऑक्सीजन मिल जाए तो कार्बन मोनोक्साइड कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। 2CO plus O2 it is given 2CO2। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड कैन कम इन कॉन्टैक्ट विथ कार्बन एंड इट कैन गेट रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, ये पढ़े थे ना हम लोग, कोक के प्रेजेंस में एक सवाल किए थे, ये बन जाएगा 2CO। लेकिन CO प्लस कार्बन नो रिएक्शन, कार्बन मोनोक्साइड फिर फर्दर रिड्यूस नहीं करता है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन नो रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड फिर फर्दर ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोक्साइड भी बना सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। हो सकता है कि रिएक्शन के बाद कार्बन मोनोक्साइड और ऑक्सीजन बच गया तो वो दोनों में रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। हो सकता है कि रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन बच गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मिलकर कार्बन मोनोक्साइड बना देगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि अगर रिएक्शन के बाद ये दोनों बच गए, नो रिएक्शन, रिएक्शन के बाद अगर ये दोनों बच गए, नो रिएक्शन, फाइनल आंसर यही लिख देंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नो डाउट इतने पॉसिबल रिएक्शन हो सकते हैं अगर कार्बन और ऑक्सीजन का सिस्टम लिया गया तो। क्लियर? अब देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोग जो भी तरीका से करें, अपना कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हर तरीका से आंसर सेम आएगा। कंसेप्ट क्या क्लियर होना? ये दो रिएक्शन ध्यान में रखना, अगर ये दोनों बच गया तो ये दोनों के बाद भी रिएक्शन होगा, ये दोनों बच गया तो ये दोनों के बाद भी रिएक्शन होगा। कैसे भी आप ये कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा तो आंसर कभी भी चेंज नहीं करता। लेकिन हम आपको रिकमेंड ये करेंगे कि हमेशा ऐसे अज्यूम करके चलना
कि फर्स्ट कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म कार्बन मोनोक्साइड and then carbon monoxide reacts with oxygen to form carbon dioxide. रिएक्शन यहां से यहां तक आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना कितना क्वांटिटी लिए हो दोनों का। कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो ऐसे सोचना कि पहले कार्बन मोनोक्साइड बनता है और कार्बन मोनोक्साइड फिर आगे ऑक्सीजन अगर बचा हुआ है तो वो आगे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। समझ में आ रहा है? इतना करने के बाद देखना कि अब क्या क्या बच गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन बच गया, क्यों रे? कार्बन मोनोक्साइड और ऑक्सीजन बच गया, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये दोनों बच गए तो बोलेंगे नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो एक सवाल इसके ऊपर भी सवाल है, कैलकुलेट द फाइंड द फाइनल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इफ 3 moles of carbon reacts with पहला कंडीशन 5 moles of O2, second condition 0.25 moles of O2 and third condition is 2.5 moles of O2. कार्बन का मोल तो 3 ही है, लेकिन अगर हम 3 मोल कार्बन और 5 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो फाइनली क्या बचेगा और कितना कितना बचेगा? 3 मोल कार्बन और इतने मोल ऑक्सीजन लिए तो फाइनली क्या क्या बचेगा, कितना कितना बचेगा? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ये लॉजिक लगा के सोच के सवाल को करो। तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो गया कार्बन मोनोक्साइड और फिर कार्बन मोनोक्साइड बचे हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन बचा है तो समझ में आ रहा है? उसके बाद भी चेक करेंगे कि फाइनली क्या क्या बचा, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे या तो नो रिएक्शन या तो ये दोनों में से कोई एक रिएक्शन चलेगा। खैर, जैसे पहला हम बता रहे 5 मोल ऑक्सीजन और 3 मोल कार्बन लिए, ठीक? पहले वाले में कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? 2 1 के साथ रिएक्ट करता है तो 3 जो है वो 1.5 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन, एक्सेस रिएजेंट कौन होगा? ऑक्सीजन। तो ये तो खत्म हो गया। 3 मोल कार्बन कंप्लीट रिएक्ट कितने के साथ? 1.5 के साथ। 2 1 के साथ तो 3 कितना? 1.5 के साथ। 1.5 के साथ अगर रिएक्ट किया तो 3.5 बचा हुआ है। 2 और 1 यहां कितना मिलेगा? ये 1.5 मोल्स ऑफ CO बना, ठीक? अब क्या क्या बचा है? 1.5 मोल CO और 3.5 मोल O2। तो डेफिनेटली कार्बन मोनोक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में भी रिएक्शन होता है जो लिखा हुआ है। अब इसके लिए हो गया ये 1.5, ये बच गया 3.5। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या? टू C प्लस O2, अच्छा 2CO, ठीक? और 2CO प्लस O2 भी, हाँ। तो यहां पर कितना मिलेगा? 3। इसके लिए कितना हो गया? ये 3 और ये 3.5 बचा है। अब देखो चेक करेंगे, अब कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? कार्बन मोनोक्साइड। 2 1 के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 1.5 के साथ रिएक्ट करेगा। और अगर इसमें से 1.5 अगर चला गया तो यहां पर कितना बचेगा? 2 मोल ऑक्सीजन बचेगा, ठीक? 3 कंप्लीट रिएक्ट कर गया तो यहां पर कितना मोल मिला CO2 का? 3 मोल ही मिलेगा। अब बीकर में क्या क्या बचा है? CO2 बचा है कितना? 3 मोल्स और ऑक्सीजन कितना बचा है? 2 मोल्स। फाइनल आंसर, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फर्दर नेवर रिएक्ट्स, सो दिस इज द फाइनल कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। अब एक चीज देखो, उसके बाद कॉपी करना। अगर हम ये रिएक्शन ऐसे लिख देते C प्लस O2 गिविंग CO2,
और इसका लिख देते 3 मोल, इसका लिख देते 5 मोल, सीधे आंसर आता। सीधे आंसर आता कि नहीं आता? 3 कंप्लीट रिएक्ट करेगा इसके 3 से, 2 बच गया और 3 मिल गया। तो सर आपने ये रिएक्शन क्यों नहीं लिखा पहले? हमने इसलिए नहीं लिखा कि मेरे को पता नहीं है कि रिएक्शन कहां तक जा रहा है, क्या रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड तक जा रहा है। ये पता रहता तब तो लिखते हम। ये पता मेरे को कैसे चला? पूरा एनालिसिस करने के बाद। समझ में आ रहा है सबको? तो बेटर ऑलवेज टू डील लाइक दैट। अगला बता 0.25। ये पहले वाले का आंसर हो गया। फिर से 2C plus O2 giving 2CO and then 2CO plus of O2 forms 2CO2. अब हम लिए शुरू में 3 मोल कार्बन और 0.25 ऑक्सीजन। अब कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? कार्बन। कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? ऑक्सीजन। कैसे? .25 नॉट गिविंग, रिएक्टिंग विथ 2 1 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 3 1.5 के साथ, लेकिन 1.5 लिए तो नहीं, कम लिए, मतलब ये तो पूरा रिएक्ट करेगा नहीं, ये पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, ये करेगा क्योंकि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका 0.25 कितने के साथ रिएक्ट कर जाएगा? 0.5 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये 2.5 बच जाएगा, ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो ये कितना बनेगा? 1 मोल 2 मोल देता है तो 0.25 0.5 मोल ऑफ CO बना। अब बीकर में क्या क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन। अब क्या करें? समझ में आ रहा है? देयर विल बी नो रिएक्शन, so we will get 0.5 mole of carbon monoxide and 2.5 mole of carbon will be left. 0.5 mole of carbon monoxide and 2.5 mole of carbon left. ऑक्सीजन बचा ही नहीं। अगला क्या क्या बचा है? और साथ में कुछ नहीं है? 2C plus O2 giving 2CO, 2CO plus of O2 it is giving 2CO2। अब लिए 3 और 2.5, 3 and 2.5, 3 2.5 लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन पूरा 3 रिएक्ट कर जाएगा। कितने के साथ? 1.5 के साथ। 2 1 के साथ रिएक्ट करता है, 3 1.5 अगर चला गया तो यहाँ कितना बचेगा? पूरा 3 अगर चला गया तो ये 3 मोल बन गया। अब क्या क्या बचा है? 3 मोल CO बचा है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बचा है। अब कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? ऑक्सीजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। 1 विल रिएक्ट विथ 2, तो इसका 1 बच जाएगा और इसके कितने मोल रिएक्ट कर गए? 2 मोल। इसके कितने मोल रिएक्ट किए? 1 मोल। 1 मोल 2 मोल क्या देगा? CO2। दैट मीन्स फाइनली कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का अब देखो एक चीज देखते हैं। अगर ये वाला पार्ट जिसमें हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बना के छोड़ दिए और इतना कार्बन बच गया, हम ऐसे नहीं करते। सर क्या गारंटी है कि ऐसे हुआ है? हम वैसे करें तो अगर हम रिएक्शन लिखते कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसके मोल कितने थे? 3 और इसके कितने थे? 0.25। सोचना हम ये रिएक्शन लिखे यार, ये नहीं लिख के हम ये लिख दिए,
तो 3 मोल लिया गया था कार्बन और 0.25 लिया गया था ऑक्सीजन। चलो कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? ऑक्सीजन होगा लिमिटिंग रिएजेंट। 0.25 विल रिएक्ट विथ 0.25। ये कितना बचता? 2.5। और ये कितना बनता? ये कितना बनता? 0.25 बनता। अब देख, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन बच गया है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के बीच में रिएक्शन होता है? बिल्कुल होता है। यस और नो? तो हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.25, कार्बन लेफ्ट इज 2.5। समझे नहीं? हाँ रे, 2.75 करेक्ट। और ये 0.25, 2.75। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा तो करा दे। अब कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। ये इसका 0.25 के साथ रिएक्ट करेगा, 0.25 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2.5 कार्बन बचेगा एंड 0.25 विल गिव 0.5 मोल ऑफ CO, वी विल गेट 0.5 मोल ऑफ C। समझ में आ रहा? तो मैंने सारे रिएक्शन यहां लिखे जरूर, लेकिन हम ये फाइनल कंक्लूजन कर दिए कि आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट कोई रिएक्शन अगर लिखोगे तो गलत नहीं है, लेकिन ये सब बातें भी ध्यान रखना कि अगर रिएक्शन के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन बच गया तो वो भी रिएक्ट करेगा। जैसे ये रिएक्शन हम लिखे थे ऐसे और बच गया कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन, तो दोनों का रिएक्शन करा के हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाए। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो तीसरा वाला देख लेते हैं। हम तो लिखे C+O2 गिविंग CO2, 3 मोल कार्बन, 2.5 मोल ऑक्सीजन, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन, 2.5 के साथ रिएक्ट कर गया और ये 2.5 दे दिया। फाइनली क्या क्या बचा? CO2 और C। क्या CO2 और C में आगे रिएक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। CO2 प्लस ऑफ C गिविंग 2CO. This is 0.5. This is 2.5. 0.5 limiting reagent. 0.5 will react with 0.5. So 2 mole will be left and 0.5 will give 1 mole. 1 mole of CO. वही तो लिखे है। दोनों तरफ से समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब जो हम बताने जा रहे हैं, हो सकता है आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डेरिवेशन बाय परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन। What is empirical formula? What is empirical formula? Empirical formula represent the simplest ratio of atoms. Empirical formula represent simplest ratio of atoms, but molecular formula represents actual ratio of atoms, actual number of atoms, actual ratio of atoms. एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमें मिलता है एम्पिरिकल वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से
फॉर्मूला से हमें मिलता है मॉलिक्यूलर वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमें मिलता है एम्पिरिकल वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें मिलता है मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान रहे कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट इज ऑलवेज अ इंटीजर n। मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट is always an integer n. n can be 1, 2, 3, whatever. जब एम्पिरिकल फॉर्मूला को जब हम लोग n से उसका रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला में n अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाकर मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। n कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। रिमेंबर वन थिंग, एक फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर गैस मॉलिक्यूलर वेट by 2 is called vapor density। अब ये डिराइव तो हम गैसेस स्टेट टॉपिक में करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ नोट कर लीजिए कि मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 इज वेपर डेंसिटी। तो कभी कभी सवाल में वेपर डेंसिटी दिया रहेगा, वेपर डेंसिटी में 2 मल्टीप्लाई कर देना तो मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। एम्पिरिकल वेट निकालने का कोशिश करना, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट विल गिव यू n, और एम्पिरिकल फॉर्मूला में n मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। ये सब कैसे करना है एक सवाल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेरिवेशन बाय परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन। ओके, सवाल है अ कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.67% of hydrogen and 53.33% of oxygen. If the molecular weight is 60, derive the molecular formula। ऐसा सवाल आएगा। एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उनके परसेंटेज दे दिया। परसेंट क्या? परसेंट बाय मास। ऑलवेज दिस एलिमेंट का परसेंट इज ऑलवेज परसेंट बाय, हम लोग तो सीखे थे ना निकालना, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। सब परसेंट बाय मास होता है। मॉलिक्यूलर वेट या तो डायरेक्ट दिया रहेगा या इनडायरेक्टली कुछ हिंट दिया रहेगा ताकि आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। जैसे वेपर डेंसिटी दे देता, मान लें यहां वेपर डेंसिटी दे देता 30, तो ओके मॉलिक्यूलर वेट इज 60 बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलवेज 2 times वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट हैज टू बी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसे सवालों में हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, इधर कॉपी कर लिए। अब ऐसे सवालों में अप्रोच का तरीका, तुम लोग पढ़े हो ऐसा टाइप का सवाल पहले? पढ़े हो ना? खैर एक बार और देख लेते हैं। हम लोग मान के चलते हैं लेट 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इज टेकन। जो भी कंपाउंड है उसका 100 ग्राम मान लिए। अगर हम लोग 100 ग्राम अगर मान लिए तो उसमें कार्बन का मास कितना होगा? 40 ग्राम। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 6.67 ग्राम। और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 53.33 ग्राम। 100 ग्राम मानते हैं, इसलिए जो परसेंटेज रहता है वो डायरेक्ट मास बन जाता है।
अगर हम 100 ग्राम कंपाउंड लेंगे तो 40 ग्राम, इसका जोड़ 100 आ रहा है ना रे। डाटा प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व ही नहीं होगा। 7 3 10, 6 3 9 10, 6 4 10। हाँ, मास पता चल गया, मोल्स निकालो। मोल्स 40 बाई एटॉमिक वेट 12, यहां पर 6.67 बाई 1, यहां पर 53.33 बाई 16। इनका वैल्यू जानना जरूरी है, और वो भी एग्जैक्ट वैल्यू। अब एग्जैक्ट के लिए कितना आ रहा? 40 बाई 12, 40 डिवाइडेड बाई 12, ये आया 3.33। 6.67 बाई 1 इज 6.67 एंड 53.33 divided by 16 atomic weight is also 3.33. मोल्स निकाल लिए। अब मोल्स निकाल लिए तो सिंपल मोल रेशियो। तो आप क्या करो, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको डिवाइड कर दो, तीनों को डिवाइड कर दो उससे। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन हो गया? 3.33। ये तीनों नंबर को 3.33 से डिवाइड कर दो। इट विल बिकम 1, दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 1। हो सकता है कि जब सबसे छोटा से जो डिवाइड किए तो जो नंबर मिला उसमें एक डेसिमल नंबर आ गया, तो आप इसमें कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दो तीनों में। बेसिकली दे आर रेशियो, एंड अ रेशियो कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर एंड अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। अगर 1:1.5 है, इट कैन बी रिटन एज 2:3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर फिर भी यहां पे कोई डेसिमल नंबर आ गया तो आप उस तीनों में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई करो तीनों से, ताकि इंटीजर हो जाए। ये तो अपने आप इंटीजर आ गया। दिस इज द सिंपलेस्ट मोल रेशियो। दैट मीन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू CH2O, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। This is called empirical formula. Empirical formula represent the simplest ratio of the atoms present in the molecule. Empirical formula पता चल गया तो empirical weight कितना हो गया? 12 2 14, 14 और 16, 14 और 16 होता है 30. Empirical weight is 30, molecular weight is 60. So N will be molecular weight upon empirical weight, which is 2. Therefore, the molecular formula will be CH2O का whole 2, whole N. So ultimately it will become C2H4O2. This is the molecular formula and it is basically CH3COOH. जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब भी पकड़ लोगे कि ये एसिटिक एसिड है। तो इसके ऊपर हम सिर्फ एक और सवाल दे रहे हैं, क्योंकि बार बार सवाल इस पे करने का कोई मतलब भी नहीं है, ऑलरेडी तुम लोग जानते हो। An acid contains 2.22%. An acid contains 2.22% of hydrogen, 26.67% of carbon, 26.67% of carbon, and rest being oxygen. And rest being oxygen. And the rest being oxygen. The vapor density of the acid in a gaseous state
The vapor density of the acid in the gaseous state is 45. Vapor density of the acid in the gaseous state is 45. Deduce the molecular formula. Deduce the molecular formula. लेट 100 ग्राम, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2.22 ग्राम। कार्बन कितना हो जाएगा? 26.67 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? रेस्ट बिंग ऑक्सीजन 7 to 9, 6 to 8, 89, 28, 71.11। O5, H2C2O2, CHO2, एम्पेरिकल फॉर्मूला सही है। O5 कैसे आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरे? एम्पेरिकल क्या आया? एम्पेरिकल, अरे तब तो इसका एम्पेरिकल वेट बड़ा हो जाएगा, देख मॉलिक्यूलर वेट से। बिल्कुल सही है तुम्हारा। CHO2 एम्पेरिकल है, तो मॉलिक्यूलर कितना? H2C2O4, इसने O5 बोला, वही गड़बड़ हो गया। H2C2O4 तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। खैर 2.22 डिवाइडेड बाई 1, 26.67 डिवाइडेड बाई 12 एंड 71.11 डिवाइडेड बाई 16। ये वैल्यू चाहिए, तो ये 2.22 आ गया। 26.67 डिवाइडेड बाई 12, 26.67 डिवाइडेड बाई 12 आएगा। अरे ये भी 2.22 और ये 71.11 डिवाइडेड बाई 16, 4.44। बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर आ गया, क्लियर दिख रहा है। Divided by the smallest number, okay, it will become 1, 1 and 2, integer आ गया। That means it is HCO2, empirical formula। empirical weight कितना हो गया? 32, 33 plus 12, that is 45 empirical weight। molecular weight कितना? 2 into the vapor density, that is 2 into 45, that is 90। So 90 upon 45, 2, n का वैल्यू 2 आ गया। Therefore molecular formula is HCO2 का whole 2, that is H2C2O4, और इस एसिड को बोला जाता है ऑक्सैलिक एसिड। COOH bonded to each other, ऑक्सैलिक एसिड। सवाल 1.84 gram mixture of CaCO3 and MgCO3. Now coming back to the POSE, was heated to a constant weight
the constant weight of residue was 0.96 gram. Calculate the percent by mass CaCO3 in the mixture. दूसरा सवाल, igniting MnO2 in air, we get Mn3O4. An impure sample of MnO2 contains 80% MnO2 by mass, 15% SiO2, 5% water. The sample is heated to a constant weight हम किसी चीज को हीट करते हैं ओपन एयर में, तो हीटिंग के दौरान उसका मास चेंज कर सकता है। हो सकता है वो किसी गैस को लिबरेट कर रहा हो सकता है एटमॉस्फेयर से किसी गैस के साथ वो कंबाइन कर रहा हो। तो जब ये लिबरेशन या कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, माने रेसिड्यू बच गया, तो उसका वेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब रेसिड्यू हीटिंग टू अ कांस्टेंट वेट मतलब टिल रेसिड्यू गेट्स फॉर्म, क्योंकि एक बार जो रेसिड्यू बन गया उसके बाद उसका वेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं चलेगा, ना कोई गैस कंबाइन करेगा और ना ही कोई गैस लिबरेट होगा। सो टिल रेसिड्यू फॉर्मेशन द सैंपल इज हीटेड टू अ कांस्टेंट वेट इन एयर। व्हाट इज द परसेंट बाय मास मैंगनीज इन द रेसिड्यू? एटॉमिक वेट Mn का 55, सारे सवाल POSE से। A mixture of AgCl and AgBr is found to contain 61% silver by mass. What is the percent by mass Cl and Br present respectively? सिल्वर का एटॉमिक वेट 108, Cl का 35.5 और ब्रोमीन का 80। यहां पे कैल्शियम इज 40, मैग्नीशियम इज 24। सॉल्व करो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट के कार्बोनेट होते हैं उसको हीट करने से क्या मिलता है? ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? हीट ही तो कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये तो क्लास 8, 9, 10 का रिएक्शन है यार। लाइमस्टोन व्हेन हीटेड, उसी तरह MgCO3 ऑन हीटेड विल गिव MgO प्लस CO2। CaCO3 on heating CaO plus CO2, MgCO3 on heating MgO plus CO2। रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चाहो तो बैलेंसिंग मेथड से कर लो या POSE से कर लो, जिससे चाहो उससे कर लो। अब हम मानेंगे ये भी x ग्राम 1.84 माइनस x ग्राम। रेसिड्यू में क्या क्या होगा? बीकर में क्या बचा है फाइनली?
CaO और MgO, CO2 तो निकल गया एटमॉस्फेयर में। तो ये दोनों का टोटल मास दिया हुआ है 0.96 ग्राम और ये दोनों का टोटल मास दिया है 1.84। समझ में आ रहा है? तो अगर ये दोनों का मास टोटल 0.96 है तो हम इसको अगर y मान लिए तो ये 0.96 माइनस y हो गया, और ये अगर x है तो ये 1.84 माइनस x हो गया। कौन से एटम को कंजर्व करेंगे सेफली? कैल्शियम। बता पीओएसी इक्वेशन कैल्शियम का 1 मोल ऑफ, गलत है, 1 into the moles of CaCO3 will be equal to 1 into the moles of CaO। X क्या था? मास, ग्राम, मोल्स में कन्वर्ट कर, X by 100, मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 100, तो मोल्स ऑफ CaCO3 X by 100 दैट विल बी इक्वल टू मास CaO का कितना है? Y डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaO 40 प्लस 16 56, पहला इक्वेशन। सिमिलरली यहां कौन से एटम को कंजर्व करेंगे? Mg, 1 into the moles of MgCO3 will be equal to 1 into the moles of MgO। मास कितना इसका? 1.84 माइनस x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट Mg 24 and 12 36 प्लस 48 84 से डिवाइड कर दिए, ये मोल्स ऑफ MgCO3 हो गया। दैट विल बी इक्वल टू 0.96 माइनस y डिवाइडेड बाय 24 प्लस 16 40। सेकेंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आराम से सॉल्व करके x और y निकाल लोगे, और x और y पता चल गया, मैंने x पता चल गया तो x बाई 1.84 इंटू 100 आंसर है। ठीक, अब ध्यान दो, यहीं पर थोड़ा सा और दिमाग लगाए होते एक लाइन में सॉल्व कर देंगे। अल्टीमेटली CaCO3 और MgCO3 का मिक्सचर को हीट करने से CaO, MgO और CO2 ही तो मिल रहा है। CO2 तो चला गया एटमॉस्फेयर में, ये दोनों का मास 0.96 ग्राम, ये दोनों का मास 1.84 ग्राम। रेसिड्यू में तो यही दोनों है ना, और 1.84 टोटल लिए थे, है कि नहीं? तो अगर इसका मास पता है तो इसका मास कितना? 1.84 माइनस ऑफ 0.96 कितना? 879 0.88 ग्राम मास कंजर्वेशन। अब कौन से एटम को कंजर्व कर दें हम? कौन से एटम को? कार्बन को, क्योंकि यहां का कार्बन प्लस यहां का कार्बन ऑल टुगेदर इट इज इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो वी कैन राइट 1 into the moles of CaCO3 plus 1 into the moles of MgCO3 will be equal to 1 into the moles of CO2। एक ही लाइन, x ग्राम तो x upon 100 प्लस 1.84 minus x upon 84 that will be equal to moles of CO2 0.88 upon कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44। एक लाइन में x को सॉल्व करके निकाल के x upon 1.84 into 100। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से एटम को आप कंजर्व करना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? A mixture contains AgCl and AgBr. AgCl, AgBr, जिसमें 61% बाई मास सिल्वर है। तो बता Cl का कितना परसेंट है और Br का कितना परसेंट? तो
तो इस सवाल का शुरुआत कैसे किया जाए? 100 ग्राम। अब आ रहा ना धीरे धीरे जवाब। परसेंट में बात हो, परसेंट पूछे, सीधे 100 ग्राम, 100 से शुरू करो प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेट दिस इज 100 ग्राम। If it is 100 gram, then definitely this mixture will contain 61 gram of silver. और इसमें दो और चीज है, Cl भी है और Br भी है। तो I can write mass of Cl plus mass of Br will be equal to 100 minus 61, that is 39 gram. ठीक, अब ध्यान देना, मान लेते हैं कि ये x ग्राम है, तो ये क्या होगा? 100 माइनस x। यस, x डिवाइडेड बाय 143.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। 108 प्लस 35.5 इज 143.5। ये क्या बन गया? मोल्स। इसको डिवाइड कर दिए 188 से, 108 प्लस 80, ये बन गया मोल्स ऑफ AgBr। ठीक, अब मास ऑफ Cl को हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ Cl मल्टीप्लाइड बाई 35.5। मास ऑफ Br कैन बी रिटन मोल्स ऑफ Br मल्टीप्लाइड बाई 80, दैट इज 39। क्या हम नया चीज लिख दिए यहां? क्या हम नया चीज लिख दिए? मोल मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट ही तो मास होता है। अब थोड़ा POSE, व्हाट इज मोल्स ऑफ Cl? व्हाट इज मोल्स ऑफ Cl? इट इज 1 into the moles of AgCl। व्हाट इज मोल्स ऑफ Cl? इट इज 1 into the moles of, तो हम यहां लिख सकते हैं ना, moles of AgCl multiplied by 35.5 plus what is moles of Br? It is 1 into the moles of AgBr. This is moles of AgBr multiplied by 80, that is 39. मोल्स ऑफ AgCl कितना है? x upon 143.5 multiplied by 35.5 plus 100 minus x upon 188 multiplied by 80, that is 39. सॉल्व करके x निकालेंगे। x निकालकर किसी भी एक ब्रैकेट में बिठा दो, जैसे यहीं बिठा दो, मान लो x पता चल गया, तो यहां बिठा के ये कैलकुलेट कर लेंगे ना। ये कैलकुलेट किए तो अल्टीमेटली क्या आया? मास ऑफ Cl। और ये मास ऑफ Cl कितने में आया? 100 में आया। मतलब जो मास आया वही परसेंटेज ऑफ Cl है। सॉल्व करके x निकालना, x निकाल के इस ब्रैकेट में बिठाना, तो ये बन जाएगा परसेंटेज ऑफ Cl और ये वाला ब्रैकेट बन जाएगा परसेंटेज ऑफ Br। आंसर क्लियर? एक बक्सा में 3 चीज है, एक है सिल्वर, एक है Cl और एक है Br। इस बॉक्स में कितने आइटम हैं? सिल्वर, Cl, Br। इफ सिल्वर मास इज टोटल 61, तो Cl और Br का टोटल मास कितना होगा? 39 ही तो होगा यार। क्लियर? चलो, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।